नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम कैरियर गाइड। इस समय हम आपकी मुलाकात अच्छे शिक्षकों से, अच्छे मार्गदर्शकों से कराते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पवन सर, जो HOD फिजिक्स हैं और नीट और JEE के एक्सपर्ट हैं। 8 साल से रेगुलर बच्चों को स्टडी करा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पवन सर, हमारे इस कार्यक्रम में आने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी तरफ हमारे बैठे हैं गौरव सर, जो कि मित्तल क्लासेस के डायरेक्टर हैं। ये भी JEE के बच्चों को लगातार 8 साल से पढ़ाते आ रहे हैं और मैथ के एक्सपर्ट हैं। गौरव सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत करेंगे कि जो रिजल्ट्स आए हैं और जिस तरह से कोरोना से प्रभावित हुई है पढ़ाई, उसको लेकर किस तरह की बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए किस तरह से, इंजीनियर बनने के लिए किस तरीके से उनको स्टडी करनी चाहिए। तो पवन सर से हम पहला क्वेश्चन यही करेंगे कि आपने किस तरीके से तैयारी की थी और किस तरीके से आप मोटिवेट हुए थे और बच्चों को किस तरीके से मैसेज जाना चाहिए कि किस तरीके से उन्हें पढ़ाई करनी है। देखिए, मैं बेसिकली बिहार से हूँ जी। तो हमारे यहाँ एक चलन है कि अगर आपको कुछ करना है तो फिर पढ़ाई करना है, चाहे आप IAS IPS करें या फिर JEE की तैयारी करें या जो भी है। तो अंदर से मोटिवेशन था कि करना है, और फिर अच्छे दोस्त साथी भी मिले मुझे वहाँ पे जब मैं तैयारी कर रहा था जी। अच्छे शिक्षक का मार्गदर्शन था, हमारे सर ने अच्छा पढ़ाया था। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो, बट एक चीज़ होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि मुझे करना है। अगर आपके मन में वो जुनून है तो आप फिर कुछ भी, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको सही मेहनत करनी चाहिए, और अगर सच और साहस के साथ आप बढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यही मेरा। गौरव सर, आपने भी पढ़ाई की है, पलवल का भी नाम आपने रोशन किया है। किस तरीके से आप मोटिवेट हुए और किस तरीके से आपने स्टडी को फोकस किया? देखो, जब हम लोग पढ़ाई करते थे जी, उस टाइम पे अगर मैं पलवल की बात करूँ तो पलवल में हमें उस तरह का माहौल, एक तरह से मार्गदर्शन नहीं था कि भाई IIT क्यों करना है, कैसे करना है। और जब हम 11th क्लास में आए थे उसके बाद मुझे पता चला कि भाई अच्छे से ये करनी है। आजकल बच्चों को पहले से ही पता होता है, वो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मुझे पता चला 11th में, फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की थी अपने टाइम पे। तो मैंने कोटा जाके तैयारी की थी, लेकिन उस टाइम पे हमारे साथ के सारे बच्चे या जितने भी लोग थे वो कोटा ही जाके, कोटा या दिल्ली ही उनको जाना पड़ता था। आज के टाइम में हम यहाँ पे बच्चे तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने जब अपने टाइम पे तैयारी की थी तो ये था कि पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, जो हमारे टीचर्स थे उनका बहुत अच्छा सपोर्ट था। तो बीच बीच में वो मुझे मोटिवेट करते थे, हम लोगों को मोटिवेट करते थे। तो हमारा टारगेट था कि मेरे को एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज से मेरे को करना है, तो उसके लिए मैंने मेहनत की और फिर उसमें मैंने तैयारी की थी अपने टाइम पे। पवन सर, कितनी नीट की कितनी जो सीटें होती हैं, किस तरह के सीटें डिवाइड की जाती हैं, कितने बच्चों को फॉर्म, कितने बच्चे सबमिट करते हैं, किस तरह की प्रिपरेशन करनी होती है और सीटों को लेकर किस तरह का झोलझाल रहता है, वो आप बताएं जरा थोड़ा स्पष्ट तरीके। देखिए, जो भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं जी, उनके लिए जो परीक्षा भारत सरकार के द्वारा कराई जाती है मेडिकल कॉलेजेस के लिए, वो नीट है। और हर साल औसतन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन आप मान के लिए कि 14 से 15 लाख लोग अप्लाई करते हैं जी नीट परीक्षाओं के लिए, जिसमें नीट में टोटल भारत में 550 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो उसके अंदर आते हैं। और इसमें लगभग इस साल जो है वो 83,000 सीटें नीट के अंदर हैं, जिसमें गवर्नमेंट कोटा के अंदर जो सीटें आती हैं वो 28,000 MBBS सीटें आती हैं जी। मैं सिर्फ MBBS की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा BDS की सीटें भी हैं 27,000, वेटनरी की भी हैं, आयुष मंत्रालय की भी आती हैं सीटें। बट अगर मैं खाली MBBS की बात करूँ तो MBBS में गवर्नमेंट के अंदर में 28,000 सीटें आती हैं, और उसमें भी ऑल इंडिया कोटा है। 15% सीटें, लगभग 4,130 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में आती है, जिसके लिए पूरे इंडिया से कहीं का भी विद्यार्थी जो है उस सीट को क्लेम कर सकता है, गिवन कि उसका रैंक अच्छा हो। और स्टेट वाइज कोटा होता है, 85% आपके स्टेट में जितने कॉलेजेस हैं मेडिकल के, उसके 85% सीट उस स्टेट के विद्यार्थियों के लिए रिजर्व होते हैं, जिसके अंदर टोटल करीब 23,500 सीटें गवर्नमेंट की आती हैं जी। और हरियाणा की अगर मैं बात कर लूँ तो हरियाणा में गवर्नमेंट कोटा में स्टेट कोटा के अंदर, मतलब गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हरियाणा के हैं उसमें हरियाणा के जो बच्चों के लिए सीटें हैं वो 500 सीटें हैं। इसके अलावा वो ओपन 4,450 सीटें जो है उसके लिए जा सकते हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में 700 के आसपास सीटें हैं, 700 साढ़े 700 के आसपास, उसको वो क्लेम कर सकते हैं। तो मतलब यही हरियाणा के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है। और मतलब
ओवरऑल आप देखें तो करीब 28 से 30 हज़ार सीटें बच्चों के पास टोटल इंडिया भर में है। पवन सर, जैसे गवर्नमेंट सीटों की अगर बात की जाती है तो औसतन लगभग कितनी कट ऑफ जाती है? किस तरह की स्टडी के बाद में कट ऑफ, आप 8 साल से एक्सपीरियंस है आपको, तो लगभग एक बेस क्या होता है, कट ऑफ क्या जाती है औसतन? देखिए, अगर कट ऑफ की बात करें तो ये एक वेरिएबल पैरामीटर है, हर बार फिक्स नहीं होता जी, है ना। और ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक स्टेट और दूसरे स्टेट में सेम होता है। अगर आप बात कीजिए कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, अगर हमारे यहाँ 5 कॉलेजेस हैं एक राज्य में, तो वहाँ पे 50 कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ा फायदा होता है क्योंकि उनके जो डोमिसाइल सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर हम फिर भी नॉर्थ इंडिया की बात करें, यहाँ के बच्चों की बात करें, तो हमारे तरफ अगर आज के डेट में कोई बच्चा 600 प्लस स्कोर कर रहा है 720 में से लगभग 80%, तो उसके गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं, तो उसको मिल जाएंगे। MBBS के अंदर में गवर्नमेंट सीट मिल जा सकता है। जी गौरव सर, इंजीनियर, जब बच्चा इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करना चाहता है, किस तरह की सीटें होती हैं, कितनी सीटों पर गवर्नमेंट सीटें कितनी होती हैं, उस पर ज़रा फोकस करें। देखिए, जो बच्चा 12th का एग्जाम देता है नॉन मेडिकल से जी, वो बच्चा इंजीनियरिंग के लिए अगर वो जा रहा है तो उसको सबसे पहले JEE मेन का एग्जाम देना होता है, जिसमें लगभग 10 से 12 लाख बच्चे अपियर होते हैं। तो जो बच्चा JEE मेन का एग्जाम देता है उसके थ्रू वो NITs में, जो कि हर स्टेट में लगभग आप औसतन एक NIT मान सकते हो, हमारे देश में 31 NITs हैं, या फिर IIITs जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं, जो कि लगभग आप मान सकते हैं 25 हमारे यहाँ IIITs हैं, उनमें उसको एडमिशन मिलता है। तो क्या JEE मेन एग्जाम के बाद उसमें से लगभग 1.5 लाख बच्चे एडवांस, जो हमारा JEE एडवांस का पेपर होता है, जिसके थ्रू आप IITs में जा सकते हो। तो इस टाइम इंडिया में 23 IITs हैं, जिसमें लगभग 15 से 16 हज़ार सीटें हैं IITs में। तो ये सारी सीटें अवेलेबल होती हैं, बच्चा इन सब के लिए प्रिपरेशन कर सकता है। IITs हैं, NITs हैं और IIITs हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए। जी, जो इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे हैं वो सेल्फ स्टडी के साथ भी इंजीनियर बन सकते हैं? जी, जो कोई भी हमारा एग्जाम होता है, आप चाहे UPSC का एग्जाम करिए, चाहे IIT का करिए, चाहे NEET का करिए, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको कोचिंग ही चाहिए या आपको ये ही टीचर पढ़ाएगा तो ही होगा। देखो, एक आपको सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, सही डायरेक्शन में आप पढ़ाई करते हो, अच्छी किताबें आप पढ़ते हो, तो क्यों नहीं आप सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी अच्छे से सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस के साथ करनी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि गाइडेंस मिलना बेहद ज़रूरी है। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि माहौल तो बहुत होता है, इस शहर का माहौल कैसा है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का बैकग्राउंड ऐसा है कि उसके मम्मी पापा खुद IIT रहे हैं या डॉक्टर रहे हैं, तो उनको गाइडेंस बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर हमारे पापा व्यापार में हैं या किसी तरह के रोजगार में ऐसे हैं जिसमें साइंस से कोई खास लेना नहीं है, तो हमें गाइडेंस के लिए कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि चीज़ें हर दिन बदल रही हैं, नियम बदल जाते हैं, और किस तरह से आप उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। एक एडवांटेज होता है बच्चे के पास जो कोचिंग में रहता है, देन जो कि खुद से कर रहा है, उसको हर चीज़ के लिए किसी न किसी से पूछना पड़ता है, और बाकी को हम मतलब आप बता देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इससे मतलब कोई बच्चा अगर अब बहुत ज़्यादा जिसके अंदर उमंग है, उत्साह है कि करना ही है जिसके अंदर, उसको फिर क्या है, वो तो रास्ता खोज ही लेता है ना, नदियाँ अपना रास्ता खुद ही बनाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। गौरव सर, आपने अभी बात की कि भाई सही गाइडेंस की, तो मित्तल क्लासेस की अगर बात की जाए तो गाइडेंस को लेकर किस तरह की यहाँ गाइडेंस दी जाती है, किस तरीके से बच्चे को तैयारी कराई जाती है, समय समय पर उसके क्या टेस्ट वगैरह भी लिए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो टीम है, फैकल्टी टीम है, जो कि एक किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत, आप ये मानिए कि जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए एक तरह से, जिन्होंने खुद एग्जाम क्रैक किया हुआ है। हमारे यहाँ जो सारी टीम है, चाहे मैं खुद IIT रुड़की से पास आउट हूँ, पवन सर हैं हमारे, वो IIT धनबाद से पास आउट हैं, और भी जो हमारी फैकल्टीज हैं IIT बॉम्बे से पास आउट हैं, तो इस तरह से उन्होंने खुद अपनी फील्ड में एग्जाम क्रैक किया हुआ है, वो बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, तो बच्चों को कोई कॉन्फिडेंस आता है। रही बात, हमारे यहाँ पे प्रॉपर एक माहौल दिया जाता है बच्चों को, बीच बीच में हम सही टाइम पे कौन सा एग्जाम लेना है, सारे मॉक टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ। प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं बच्चों के, लास्ट ईयर्स में जो NEET के पेपर आए हुए हैं या JEE के पेपर आए हुए हैं, वो हम कंडक्ट करा रहे हैं बच्चों के, जिससे कि बच्चों को एक सही ये पता चल सके कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, राइट। तो इस तरह से हम बच्चों को गाइड करते हैं। पवन सर, कोविड का माहौल चल रहा है, ऐसे में बच्चे भी परेशान हैं, परीक्षाएं अधिकतर रद्द कर दी गई हैं,
तो ऐसे में वो तनाव में है, तो क्या सही सलाह होगी उनके लिए? देखिए, दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि पहले तो 12th की परीक्षाएं रद्द हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है, बट इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि बच्चों को क्लियर है कि भाई ये परीक्षा नहीं होना है और अगली परीक्षा पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। जी। दूसरी चीज़ की जो नीट है या जो IIT है, ये परीक्षा कभी भी रद्द नहीं होगी, ये परीक्षा होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ऐसे नहीं दिया जा सकता। यू हैव टू प्रूव योर मेरिट। तो बच्चे घबराने के बजाय उनको इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए कि चीज़ें तो होनी ही, और डिले भी हुई है तो किसी मेरे खुद के अकेले के लिए नहीं हुई है, पूरे देश के बच्चों के लिए हुई है। जी। तो इससे मैं क्यों घबराऊँ? अगर कोई चेंज है और वो सभी के लिए है तो दैट विल बी लाइक न्यूट्रलाइज्ड। कुछ नहीं ना, मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, सबका गलत हो गया तो सबका गलत हो गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जी जी। है ना? तो वही चीज़ है, आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा समय मिल गया है 1-2 महीने का डिले होने से, तो आपकी जहाँ पे त्रुटि रह गई है, जो आप नहीं कर पाए हैं पूरा, उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को भी आप पूरी तरह से कर पाएँ, और जितना हो सके काम रहिए, फोकस्ड रहिए अपने स्टडीज़ में, है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, होगा ही होगा ये परीक्षा। और जब भी हो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि जब होगा आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई विल आउट परफॉर्म एवरीबॉडी, हर किसी से बेहतर करके, या अपना खुद का जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं उसमें देखूँ। तो प्लीज़ आप घबराइए नहीं। एक बात मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर भी यही माहौल था। अगर आप देखोगे 2020 में भी कोरोना था, उस टाइम पे भी सितंबर में जो कि परीक्षा हमारी अप्रैल मई में होती है, मई जून में होती है, वो परीक्षा सितंबर में हुई थी, और उसके बाद एडमिशन हुआ था। हमारे यहाँ से बच्चा है सृष्टि अग्रवाल, IIT रुड़की में उसका सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर। वो बच्चा भी लास्ट ईयर भी मेरे को अच्छे से याद है कि बच्चे को हमने यही मोटिवेट करते थे कि बच्चा हमेशा परेशान होता है कि पेरेंट्स से बात करता है कि मैं कब तक पढ़ाई करूँ, क्या करूँ, कब पेपर होगा नहीं होगा। तो हमारा मैसेज यही है कि पेपर जरूर होगा, चाहे वो नीट का है चाहे JEE का है, पेपर जरूर होगा, और आपको एडमिशन भी जरूर मिलेगा कॉलेज में। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। करो सर, अभी आपने रिजल्ट की बात की, JEE मेंस का जो अभी फरवरी और मार्च में जो अटेम्प्ट हुआ था, उसमें किस तरह का रिजल्ट रहा मित्तल क्लासेस की तरफ से? अभी हमारे जो JEE मेन परीक्षा हुई है वो अभी 2 अटेम्प्ट हुए हैं। 2 अटेम्प्ट हमारे अप्रैल और मई के कैंसिल हो गए थे, जो कि अभी आपको पता ही है कि डेट्स आने वाली हैं, जुलाई में या अगस्त के 1st या 2nd वीक में वो परीक्षा होनी है। और जो कि परीक्षा हो चुकी है, फरवरी और मार्च अटेम्प्ट जो हुए थे, उसमें हमारे यहाँ बच्चों ने बहुत शानदार परफॉर्म किया। एक बच्चे का 99 परसेंटाइल आया था, कनक शर्मा। बाकी 3 बच्चों का हमारा 98 परसेंटाइल से ऊपर था, 8 बच्चे हमारे 95 परसेंटाइल से ऊपर थे, और 13 बच्चे लगभग हमारे 90 परसेंटाइल से ऊपर थे, जो कि अभी आने वाली परीक्षा में भी आगे बहुत और बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप देखोगे मित्तल क्लासेस का रिजल्ट तो बखूबी आपने बताया, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। पवन सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब नीट की परीक्षाएं होती हैं, नीट के लिए बच्चा प्रिपरेशन करता है, तो उसमें उसको टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है नीट परीक्षा के अंदर में। अगर आप देखें तो नीट परीक्षा के अंदर 180 क्वेश्चन आते हैं, 45 फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के, और 180 मिनट होता है बच्चे के पास। ये 180 क्वेश्चन पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, और OMR शीट को भरना भी है। जी। तो टाइम अगर बच्चा मैनेज नहीं कर पाएगा तो वो 180 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाएगा, और कट ऑफ भी हाई है। कट ऑफ भी ऐसा नहीं है कि 200 नंबर ला के हो जाएगा, 720 में से आपको 600 प्लस 80% से ऊपर स्कोर करना है अच्छी कॉलेज के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। इसके लिए बच्चे क्या कर सकते हैं कि वो बहुत सारे मॉक टेस्ट लिखें। दे शुड बी इन गुड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग मॉक टेस्ट। जितने मॉक टेस्ट वो लिखेंगे उनकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों ने भी जो है बहुत सारे मॉक टेस्ट अपने पोर्टल पे, अपने ऐप पर हम लोगों ने बच्चों के लिए अवेलेबल कराए हैं, जिससे उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो, टाइमिंग बढ़े। दूसरी चीज़ जो वो कर सकते हैं कि जब वो घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक चैप्टर लेके बैठे कि इसको आज करना है, 2 घंटे में अगले करना है, या आज करना है, ये 3 चैप्टर करना है, तो आप जब थ्योरी पढ़ लो आप पढ़ लो, जब आप क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो आप 1 घंटे में 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके बैठिए कि पहले 50 क्वेश्चन मैं करूँगा, फिर ही इसके जवाब में देखूंगा कि सही है कि गलत है। और अगर 1 घंटे में 50 नहीं हो पाए, 35 हो पाए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी स्पीड अभी कम है, अभी और मेहनत करने की जरूरत है, और प्रैक्टिस की जरूरत है। और इस तरह से फिर बाद में आप जब आंसर चेक करेंगे तो आपको एक्यूरेसी का भी पता चलेगा। सो नीट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड स्पीड। दूसरी चीज़, जब परीक्षा के अंदर आप बैठे हुए हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को कीजिए जिस सब्जेक्ट में आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं और जिसके सवाल आप
को लगता है कि आप 1 घंटे के अंदर में खत्म कर देंगे, ताकि बाकी के 2 पेपर के लिए आपके पास पर्याप्त 2 घंटे का टाइम बचा रहे 2 सब्जेक्ट के लिए, जो बाकी का 2 है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इनकी बायो ले लेते हैं, पहले बायो अपना 1 घंटे में खत्म कर लिया, मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है ना। और ये भी आप मान के चलो कि 90 क्वेश्चन है तो उसका 360 का वेटेज है, 50% वेटेज है। तो यू आर इन ए गुड जोन आफ्टर 1 आवर इफ यू हैव अटेम्प्टेड मोर देन 300 नंबर क्वेश्चन, तो यू आर इन ए गुड जोन, आपका साहस भी ऊपर रहेगा और आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए समय भी आपके पास है, आप उसको अटेंड करेंगे तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो सर आपने मैनेजमेंट के लिए बताया, बच्चों को हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, वो मैनेजमेंट को लेकर बहुत ध्यान देंगे। गौरव सर, क्या मित्तल क्लासेज जेई एडवांस के लिए भी कोई कोर्सेज लेकर आई है, कोई कोर्सेज चल रहे हैं? जी देखिए, जो बच्चा जेई मेंस, पहले बच्चे को जेई मेंस का पेपर लिखना होता है, जिसमें बच्चे का 97 या 98 परसेंटाइल के अराउंड आ जाता है, वो बच्चा ये मान सकता है कि उसको अच्छा NIT, IIIT हमारा एक गवर्नमेंट कॉलेज उसका सिक्योर हो चुका है। अब वो बच्चा साथ के साथ एडवांस की तैयारी भी कर सकता है, जैसा कि हम ऑलरेडी अपने कुछ बच्चों को करा रहे हैं। तो ऐसा हमारा एक ऑलरेडी बैच चल रहा है जिसमें हम बाकायदा IIT के लिए जो हमारा एंट्रेंस होता है, एडवांस का पेपर होता है, उसकी हम तैयारी करा रहे हैं, वो बैच हमारा चल रहा है। तो जिस बच्चे का, मैं बिल्कुल स्ट्रेस देना चाहूँगा कि 97 या 98 परसेंटाइल से अबव है, वो बच्चा जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकता है, गाइडेंस लेने के लिए कर सकता है, या हमारे बैच में एनरोल भी हो सकता है, क्योंकि IIT का एग्जाम क्रैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए आपको सही गाइडेंस चाहिए, सही बच्चों के साथ प्रैक्टिस करना, जो कि हम टेस्ट सीरीज के थ्रू भी करा रहे हैं, तो वो उसमें एनरोल कर सकता है। जी 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, अब वो 11th क्लास में उनको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, उसके बारे में आप बताइए जरा। देखिए, जिन बच्चों ने तैयारी की थी 10वीं क्लास में, अब उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि साल भर हमने तैयारी की, हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ। अभी आप रिजल्ट भी आप देख रहे हो, तो बच्चों को ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि कौन सी स्ट्रीम लें। जैसे कि आप देखोगे लास्ट ईयर तक तो बच्चे हमारे यहाँ पे ये देखते हैं कि भी अच्छी परसेंटेज है तो बच्चा साइंस ले लेता है, कम थोड़ी परसेंटेज है तो कॉमर्स ले लेता है, बिल्कुल ही कम है तो आर्ट्स ले लेता है, लेकिन इस बार तो एग्जाम ही नहीं हुए। तो पेरेंट्स और बच्चे के एक मन में जेन्युइन कंसर्न है कि भाई हम कौन सा स्ट्रीम लें, उनको एक गाइडेंस की जरूरत है। तो उसके लिए हम कैरियर काउंसलिंग यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मित्तल क्लासेज में हम कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी है। अब अगर बच्चा मान लीजिए कि इंजीनियरिंग या मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहता है ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टाइमली स्टार्ट करे। अगर आप बाकी जैसे नॉर्मल आप कर रहे हो कि आपको प्रोफेशनल हमारा जो इंजीनियरिंग अच्छे IITs में या नीट जैसे पवन सर ने बताया कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से मेडिकल MBBS करना है ना, तो अगर आपको वो आपका गोल है तो आपको 1 मिनट की भी देरी ना करते हुए आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके लिए हमारे यहाँ पे बैच भी चालू हो गए हैं, एक नया बैच भी हमारा बन रहा है उसके लिए कि जो बच्चा इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है। जी जी पवन सर, जैसा कि सर ने बताया कि परीक्षाएं पास हो चुकी हैं, 10th की 12th पास हो चुकी है, उनको प्रमोट कर दिया गया है, तो ऐसे में उनको तैयारी के लिए किस जगह फोकस करने की ज़रूरत है? जो अभी नीट या जेईई के एग्जाम हो रहे हैं, होने वाले हैं, उसके लिए आप पूछ रहे हैं? जी जी जी। देखिए, अभी परीक्षाएं पास हैं, मतलब 2 महीने का अनुमान के आपके लिए 2-2.5 महीने में परीक्षाएं होंगी जी। तो आखिरी के समय में आप कैसे तैयारी करें, हमेशा PYQ जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो पहले के सालों में आ चुके हैं क्वेश्चन, उन पर स्टूडेंट को एक बार जरूर रिवीजन करना चाहिए, देखना चाहिए, पूरा बनाना चाहिए और इसको इंक्लूड करना ही चाहिए करिकुलम में। आप पूरे टॉपिक को रिवाइज करो, रिपीटेडली रिवाइज करो, ठीक है, आप प्रैक्टिस बढ़ाओ। और PYQs के लिए भी सबसे अच्छा तरीका क्या होता है सर, कि आप क्या कर सकते हैं कि पूरा एक पेपर, जैसे नीट 2015 का पेपर उठाया या जेईई 2016 का पेपर उठाया, जिस भी ब्रांच में आप हैं, और उस पेपर को पूरा एक एग्जाम के जैसा ही लिखिए। इसके लिए भी हम लोगों ने क्या किया है मित्तल क्लासेज में कि लास्ट 10 ईयर का जो भी पेपर आया है ना, उसका टेस्ट सीरीज क्रिएट कर दिया बच्चों को। ऐसा नहीं कि रैंडम 2 क्वेश्चन किया, 4 क्वेश्चन किया, आप एक बार में पूरा पेपर लिखें नीट का, आपको समझ में आएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आप कहाँ शॉर्टकमिंग क्या है, आपका स्पीड कम हो रहा है या एक्यूरेसी कम हो रहा है, या किस सब्जेक्ट में आपको मेहनत करने की जरूरत है। और ये जैसे ही बच्चा शुरू करेगा जितनी जल्दी, वो अगले 10 पेपर को लिखते 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 इस मुकाम पे पहुंच जाएगा कि वो इस बार के नीट के लिए तैयार हो चुका होगा कि हाँ हम उसने इम्प्रूवमेंट वो खुद देखेगा कि हाँ क्या है क्या है। दूसरी चीज़ जो मुझको लगती है कि परीक्षाएं पास हैं तो इसको लेकर के घबराना नहीं है। अगर आपने तैयारी की है सही से तो आपको ऐसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कमी है तो हमने अभी एक क्रैश कोर्स भी शुरू किया है नीट के बच्चों के लिए, जहाँ पे आपको लग रही है कि अगर मुझे को थोड़ा
रिवीजन करवाने की किसी की ज़रूरत है, या किसी एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है, या कोई टॉपिक छूट गया है, या ओवरऑल टच एक बार ब्रशिंग हो जाए, पता ना कि रस्ट जम गया, थोड़ा ब्रशिंग कर देते हैं, तो हम लोगों का एक क्रैश कोर्स अभी शुरू हुआ है, आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप उसके अंदर हम लोग सारे टॉपिक्स को टच करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एम्फसाइज करेंगे, प्लस आपको जो टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे वीकली बेसिस पे, दैट विल बी अ वेरी गुड रिवीजन फॉर यू एंड विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। जी सर, एनटीए जो है वो क्या चाहती है और इसमें जो ये परीक्षा होती है इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। एनटीए के डायरेक्टर से का जो इंटरव्यू 2-3 दिन पहले आया जोशी जी का, जी, तो उन्होंने भी बोला कि परीक्षा का कठिन होना एक मात्र पैरामीटर नहीं हो सकता कि सवाल कठिन कर दिए जाए, है ना। और आप अगर पिछले 3 साल के पेपर को भी देखोगे, जब से एनटीए ले रही है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन कठिन थे, है ना। क्वेश्चन कठिन नहीं था, वो मीडियम और इजी बेसिस पर ही था, लेवल पर ही था, लेकिन वो पूरे सिलेबस में फैला हुआ है। अगर 40 चैप्टर है एक सब्जेक्ट में, तो हर चैप्टर का क्वेश्चन है वहाँ पे। बच्चे को ऐसा नहीं है कि वो किसी भी टॉपिक को छोड़ सकता है। व्हाट एनटीए वांट्स, जैसा मुझको लगता है कि दे वांट दैट द स्टूडेंट शुड हैव अ नॉलेज ऑफ ऑल द टॉपिक्स एट बेसिक एलिमेंट्री लेवल, एनसीईआरटी लेवल, वो उनको होना ही होना चाहिए, है ना। अगर ये ऐसा नहीं कि स्टूडेंट किसी 2 चैप्टर को या 5 चैप्टर को करके 80% स्कोर कर पाएगा, नहीं। 80% अगर उसने सही पढ़ाई की है, 80% वो ग्रास्प किया है, तभी वो कर पाएगा। तो उसको पूरे सिलेबस को देखना, ध्यान में रखना, नॉलेज होना जरूरी है उसके पास, ये है। और दूसरी चीज़ है कि जो जब आप तैयारी करते हैं तो आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छा लगता है और कोई टॉपिक में उतना इंटरेस्ट नहीं बनता, नहीं। ऐसा कभी मत सोचिए कि कोई टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है। हमेशा हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस है ना। कोई बायो पढ़ रहा है तो सोच रहा है कि फिजिक्स जो है सब्जेक्ट जो है मैं क्या करूँगा, मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट है सर। 180 मार्क्स हर सब्जेक्ट लेके बैठा हुआ है, और आपको टोटल 600 प्लस अगर स्कोर करना है तो फिजिक्स में भी आपको 150 स्कोर करना है, केमिस्ट्री में भी स्कोर करना है, और यू शुड गिव इक्वल टाइम ड्यूरिंग प्रिपरेशन टू ऑल द सब्जेक्ट्स। जी गौरव सर, मित्तल क्लासेस की फैकल्टी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मित्तल क्लासेस में किस तरह की फैकल्टी अवेलेबल है, किस तरीके से बच्चों को वो गाइड करते हैं? जी देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि हमारे यहाँ पे जो जितनी भी हमारी फैकल्टीज हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग है, अपने ही फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने खुद अपना सारे एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। वो चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे अपने अपने जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करें, बहुत अच्छी रैंक के साथ क्रैक करें। ये नहीं है कि भाई सिलेक्शन हो गया लेकिन ब्रांच कोई भी मिल रही है, तो पूरी एक तरह से वो एज ए टीम हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि पवन सर IIT धनबाद से हैं, ऑलरेडी 8 साल का उनका एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ पे भाटी सर हैं, वो IIT दिल्ली से पास आउट हैं, वो भी यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। विनोद सर है हमारे यहाँ पे, वो IIT बॉम्बे से हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे जूलॉजी की प्रीति मैम है, वो ऑलरेडी उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ना। तो इस तरह से जितनी भी हमारी फैकल्टीज़ हैं और आने वाले टाइम में भी अगर हमने बच्चों को बोला भी हुआ है कि भाई आपको जो भी आपको ज़रूरत है आप बताइए, हम उस तरह के लिए हम इस चीज़ में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते कि बच्चे को किसी भी कारण से ये मौका मिले कि मेरे को तो अच्छी बुक्स नहीं मिली, अच्छे टीचर्स नहीं मिले, अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं मिली, कोई भी उनको एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए कि हमने बच्चों को साफ साफ बोला हुआ है अपने यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं भी आपको ये कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हमको अच्छे टीचर्स नहीं मिले जी। तो उस पर हमारा काम चल रहा है पूरा। पवन सर, आपने बड़ी कड़ी मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था, 8 साल से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एक मैसेज उनके लिए क्या डिलीवर करना चाहेंगे? एक अच्छे से प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए, कोई मैसेज उनके लिए डिलीवर करना चाहिए? बिल्कुल। जैसे मैं जब देखता हूँ अपने आप को 8 साल पहले जब मैं दिया था तो 12 साल पहले आज से जेईई का परीक्षा जी, तो और आज देखता हूँ बच्चों को, तो मैं ये देखता हूँ कि सिलेबस लगभग वही है, चीज़ें वही हैं, थोड़ा जो है सो उत्साह की कमी कभी कभी दिखाई देती है बच्चों के अंदर में। आप उत्साह बना के रखिए, है ना। आप बच्चे हैं, आपका अगर आपने ठान ली कि ये चीज़ करनी है तो बच्चों में इतनी एनर्जी है कि वो उनको कोई नहीं रोक सकता, उनको करने से कोई रोक नहीं सकता। आपके मन में हमेशा होना चाहिए कि हाँ मुझको ये मेरा टारगेट है, ये करना है। दीज एग्जाम्स IIT और नीट, दीज आर लाइफ चेंजिंग एग्जाम्स, आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। आप जो एक साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं, समाज में लोग आपको बच्चे बोल रहे हैं, आपको इस एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद एक इज्जत मिल जाता है जी, नहीं, दैट ही हैज़ प्रूव्ड हिज मैटर,
जी। तो आप इसको इस तरह से लो कि अभी मुझको ये जो एग्ज़ाम है, IIT हो या नीट हो, इसको क्रैक करूँगा, मुझको एक सम्मान मिलेगा, मेरी बातों को भी लोग वजन देंगे, वैल्यू देंगे, तो ये होगा आपके साथ। हर किसी के साथ जो उस मुकाम पे पहुंचता है उसको वैल्यू मिलता है। ये चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी आपके लक्ष्य के लिए हमेशा। और दूसरी चीज़, अगर आप एक जुनून पालो, आप अपने आप को देखो कि नहीं मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर आप देखोगे कि नहीं मैं एक डॉक्टर हूँ, हमेशा सोचोगे, तो आप एक डॉक्टर की लाइफ को देखो, वो कभी भी काम चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। उसका सुबह से लेकर रात तक का रूटीन होता है, अपने काम को लेकर डेडिकेशन। 36 घंटे के जो है शिफ्ट लग जाते हैं डॉक्टर्स के। और आज भी कोरोना में आप देखिए कि जो सबसे ज़्यादा भगवान के बाद अगर किसी का सहारा है तो किसका सहारा है? डॉक्टर का सहारा है। एंड यू आर ट्राइंग फॉर दैट पोस्ट, सो यू शुड ट्राई लाइक दैट ओनली, है ना। अगर आपको कुछ बड़ा पाना है तो आपको उसी हिसाब से एक्ट करना चाहिए, अपने जीवन में भी, व्यवहार में भी लाना चाहिए। अगर आपको कभी ना कभी किसी स्टेज पे लड़कपन को थोड़ा कम करना चाहिए, उस चीज़ को कीजिए और सिंसियर रहिए अपने एफर्ट्स के अंदर में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बच्चे हैं, आप में इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है कि आप कुछ भी, कोई भी मुकाम जब चाहें सोच ले तो आप हासिल कर सकते हैं। और मेरा बहुत बहुत आपके साथ आशीर्वाद है। कोई भी बच्चा जो अच्छे से तैयारी करता है, ऑल द बेस्ट टू हिम। और जो जैसा डिजर्विंग है, भगवान करे हर बच्चा अपने डिजर्विंग स्टेटस को पाए, अपना बेस्ट दे करके एग्जाम में। मैं तो यही मानता हूँ कि जो जिसका जो पोटेंशियल है आपको वो मिले। बाकी हमारी ओर से जो भी सहायता चाहिए आपको, अगर कोई करियर काउंसलिंग चाहिए या कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको कुछ क्वेश्चंस के बारे में पूछना है या कुछ भी, उसके लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। आप मित्तल क्लासेस के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बराबर सर, मित्तल क्लासेस के थ्रू बच्चों का यहाँ एग्ज़ाम आप क्रैक करवा रहे हैं, उनके करियर को आप अच्छे से गाइड कर रहे हैं। ज़िले का तो आप नाम रोशन भी कर रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर भी बना रहे हैं, तो ऐसे में आपकी तरफ से कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? देखिए, जो मुझे लगता है यहाँ पे सबसे बड़ी एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो मुझे आने वाले टाइम में लगता है कि एक चेंज होना चाहिए यहाँ पे, वो ये होना चाहिए कि लोग यहाँ पे थोड़ा टाइमली डिसीजन लें, जल्दी स्टार्ट करें। मान लो मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, 12वीं के बाद कराएंगे, ठीक है, लेकिन जो हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। फॉर एग्जांपल लोग 11 से तो करते ही करते हैं, आजकल 9 से भी 10 से भी फाउंडेशन हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सोचते हैं कि पहले 12वीं कर ले उसके बाद सोचेंगे, उससे पहले तो सोचते ही नहीं है। अब आप एक चीज़ बताइए कि वैसे तो बच्चे बोलते हैं कि यूपीएससी की मुझे तैयारी करनी है ना, यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन आप ग्रेजुएशन भी करे बैठे हो, 1-2 साल आप निकाल दिया है, अब आप सोच रहे हो। और जो बच्चा पहले ग्रेजुएशन के टाइम से ही कर रहा है तैयारी, उसको तो ऑब्वियसली बेनिफिट होगा ही होगा। तो मेरा यही मैसेज है कि आप लोग टाइमली डिसीजन लीजिए, जल्दी। आपको अगर कोई भी एग्जाम नीट का है चाहे जेई का है क्रैक करना है, और बहुत सारे बच्चों का तो सपना होता है कि यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोलते हैं हमें तो नीट या जेई नहीं करना, हमें तो यूपीएससी करना है। उन लोगों के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि देखो, ग्रेजुएशन के बाद एक कंपटीशन आपको फेस करना है ना, तो उससे पहले आप एक यहाँ पे भी कंपटीशन फेस कीजिए। आप अगर डेटा उठा के देखोगे तो कि अभी 40 to 50% लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने IITs या NITs के थ्रू हम बच्चे जा रहे हैं, वो लोग यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। तो यूपीएससी एग्जाम का भी जो रास्ता है, आपको एक पैन इंडिया लेवल पे कोई भी एग्जाम देना है, उसके लिए रास्ता तो यहीं से जाता है। आपको कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना वो स्टार्ट अगली किया जाए। यहाँ पे 9th 10th में या फिर 5th 6th क्लास तक, फाउंडेशन क्लासेस तक तो पेरेंट्स बहुत लगे रहते हैं पीछे, लेकिन जैसे ही बच्चा 11th में आता है, हमारे यहाँ पे सही टाइमली डिसीजन नहीं लेते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग सही डायरेक्शन लीजिए, सही टाइमली डिसीजन लीजिए। जैसे कि एक पेड़ को फल देने में समय लगता है ना जी, वैसा ही है ये प्रिपरेशन भी। जिसने जितने जल्दी पेड़ लगा दिया, अपना एक मन से वहाँ पे जुड़ गया कि हमें करना है, उतना उसको फायदा होगा, उसके फल उतने अच्छे आएंगे, उतने उसका पेड़ बड़ा हो जाएगा समय रहते। आप साउथ में जाइए तो क्लास 2 से ही हॉस्टल कल्चर है, क्लास 5 से। मैं उसको प्रमोट नहीं करता जी, लेकिन वहाँ बच्चे 5 से ही लगे हैं प्रिपरेशन के अंदर जी, है ना। अगर हम अब नॉर्थ में आए तो नॉर्थ में भी आप कोटा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, क्लास 7-8 से बच्चों का तैयारी शुरू हो जाता है जी। छोटे शहर में क्या होता है कि माँ बाप, जैसा सर ने बोला, 11th 12th जब मेन टाइम है उस समय थोड़ा सा डिले कर देते हैं। पता नहीं क्या कारण है कि उनको ये समझ में आता है कि ये इस समय पे तो बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। जब आपका बच्चा 8-9 में है
तभी से आपको ये मन बना लेना चाहिए कि अगर उसका मन है कि हम साइंस लेके आगे बढ़ें, तो उसको उसकी तैयारी तभी शुरू हो जानी चाहिए, है ना। कायदे से तो 9th 10th से ही शुरू हो जानी चाहिए, उसका बहुत फायदा होता है। जो टॉपर्स आते हैं वो हमेशा 4 ईयर कोर्स से आते हैं, जो भी टॉपर्स हो एग्जाम में। लेकिन अगर अच्छा रैंक वाला बच्चा भी आप देखेंगे तो उसने समय रहते तैयारी करनी शुरू कर दी, है ना। अब बिल्कुल से आप अगर 2 साल की चीज़ को 1 साल में करना चाहोगे तो कभी उतना फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा जो कि पूरे समय के दौरान में बांटे। बच्चे पे भी भार कम होता है और निखर करके सब्जेक्ट भी आता है, रैंक भी निखर करके आता है बच्चे के अंदर से। तो हमेशा डिसीजन लेने में डिले ना करें। पवन सर और गौरव सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के गाइडेंस के बाद, आप लोगों के इस साक्षात्कार के बाद, इस इंटरव्यू के बाद बच्चों को बेसिकली उनको गाइडेंस मिलेगा और वो आपके साथ जुड़ पाएंगे और एक अपने अच्छे भविष्य के लिए ये जो इंटरव्यू है उनके लिए बेहद काम आएगा, इस तरह की हम उम्मीद करते हैं। और आप लोग भी समय समय पर हमारे साथ जुड़ेंगे और बच्चों को गाइड करते रहेंगे उनके फ्यूचर के लिए। कैरियर गाइड उनका इस प्रोग्राम में आप आते रहें और उनको अच्छे अच्छे मोटिवेट करते रहें और अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।